तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर जो भी हो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग लाए हैं और इसका देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली जो है इंटरनेशनल ट्रेड आपका सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये डिफरेंट सेमेस्टर में रहता है। किसी का 5 सेमेस्टर में है तो किसी का 4 में तो किसी का 3 में। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स मेजर पेपर सेमेस्टर 3 के 5। ठीक है, और ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड इसमें जिसको भी पढ़ना है उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, 4 ईयर जो ग्रेजुएशन आ गया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, इन सभी को इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। हो सकता है किसी को सेमेस्टर 3 में पढ़ना पड़े, किसी को सेमेस्टर 5 में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सबका काम देगा अगर आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड है तो। ठीक है, देखते हैं। तो टाइमिंग यहाँ पे आपको 3 घंटा मिल जाता है। कितना? 3 घंटा मिलेगा। फुल मार्क्स 75 है। कितना है फुल मार्क्स? 75, 75। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो क्वालिफाइंग करने के लिए आपको लाना पड़ेगा 30 मार्क्स, 30 नंबर। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ चार्ज में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए में बोला गया है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई। ओके, तो ग्रुप ए है 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन यहाँ पे। और जब भी आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए इसका आंसर आप एक शब्द में या फिर 2-3 लाइन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी एक सिद्धांत को लिखें। ठीक है, इंग्लिश में है कि राइट एनी वन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है क्या है? सबको मालूम है? नहीं मालूम है? जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सिद्धांत को लिखना है, सॉरी परिभाषा नहीं देना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारा सिद्धांत है, जैसे कि नया व्यापार का सिद्धांत। ठीक है, नया व्यापार का सिद्धांत लिख सकते हैं या फिर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दे दें, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रशुल्क क्या है? व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या है? प्रशुल्क। तो देखिए जब कोई देश किसी दूसरे देश में जाके सामान बेचता है तो उसमें जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं, यानी कि प्रशुल्क बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे चाइनीज सामान आ गया हमारे भारत में, अब चाइना बेच रहा है हमारे भारत में सामान। जैसे आपने ले लिया रियलमी का फ़ोन, तो वो चाइनीज फ़ोन है। ठीक है, हालांकि मेरा भी रियलमी का ही है। तो ये जो चाइनीज फ़ोन है, चाइना जो बेचा भारत में आके, तो चाइना का जो टैक्स देना पड़ा ना, चाइना ने, चीन ने भारत को टैक्स दिया, वो जो टैक्स लिया भारत, वही आपका प्रशुल्क टैरिफ। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं चाइना का माल चला तो शाम तक, नहीं तो सॉरी, चाइना का माल चला तो शाम तक, नहीं तो क्या बोलते हैं उसका, नहीं तो चांद तक। हाँ, शाम तक नहीं तो चांद तक। तो ये आजकल शाम तक तो नहीं, लेकिन चांद तक ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टम यूनियन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कस्टम यूनियन क्या होता है? देखिए आपने नाम सुना होगा ट्रेड यूनियन। यूनियन मतलब होता है एकता। यूनियन मतलब क्या होता है? एकता। और कस्टम मतलब होता है, मालूम है आपको? ठीक है, क्या होता है? शुल्क वगैरह। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में मिलकर अपने व्यापार के बारे में टैक्स को कम करने की बात पे समझौता करते हैं तो इसी को कस्टम यूनियन बोलते हैं। समझे? जैसे 2-3 गो देश मिल गया और अपने बोलता है कि हम लोग जो व्यापार करेंगे ना, हम लोग टैक्स को कम कर देंगे अपने देशों के बीच में, और ये जो समझौता हो जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन। ठीक है, बहुत सारा यूनियन होता है, जैसे मजदूर यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन, और इसी तरह से बहुत सारा यूनियन ही है। यूनियन मतलब एकता। ठीक है, यूनिटी, यूनिटी से ही बना है यूनियन। अगला है हमारा डी नंबर, मुद्रा के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? देखिए मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन मतलब आपका जो वैल्यू है कम हो गया है। जैसे देखिए गर्ल्स लोग आपका वैल्यू को कम आंकता है ना। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक लड़की थी, देख देख के मेरा लिखती थी, उसके बाद जब बाहर आके बात करने खोजते थे उससे, तो वैल्यू ही नहीं देती थी यार। ठीक है, चलिए
तो हालांकि अल्टीमेटली मैंने ही उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी देश का जो मुद्रा है, ठीक है, विदेशी मुद्रा से कम हो जाए, विदेशी मुद्रा की तुलना में कम हो जाए, तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। यार बेचने आ गया। और अरे भाई साउंड बंद कर ले यार, कितनी भोली। हाँ, गाना बजा दिया। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई आराम से होगा, ठीक है। मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आराम से। तो क्वेश्चन क्या था कि डिवैल्यूएशन क्या है, अवमूल्यन क्या है। मैंने क्या बताया कि जब आपके देश की मुद्रा का विश्व स्तर पे उसका वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, जब किसी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरावट आ जाए, तो उसे ही मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे भारत का 1 रुपया, ठीक है, नहीं ऐसा बोलिए, अमेरिका का $1, ये डॉलर का साइन है, अमेरिका का $1 भारत के अभी 83 रुपये के बराबर है। समझ रहे हैं? मतलब 82 रुपया हमारा घटा है, नीचे 82 रुपया का डी वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो समझ गए कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना, इसी को ही हम लोग मुद्रा का डिवैल्यूएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ई नंबर। इसमें पूछा गया है व्यापार संतुलन के किसी एक अवयव को लिखें, ठीक है। राइट एनी वन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए, व्यापार अवमूल्यन का कोई एक आयाम, तो बोल सकते हैं कि देखिए, आयात और निर्यात, व्यापार में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है या फिर इंपोर्ट होता है। तो आयात और निर्यात को संतुलन में रखना सबसे बड़ा इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, कि आप जितना आयात कर रहे हैं उसी के अनुपात में एक्सपोर्ट करें, ठीक है। इंपोर्ट मतलब होता है अपने अंदर सामान, अपने देश के अंदर सामान को खरीदना। एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश से बाहर सामान को बेचना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भुगतान संतुलन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन क्या है? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड में, तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, विश्व में कोई व्यापार करते हैं और उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है, ओके। हाँ, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के किसी एक कार्य को लिखें। इंटरनेशनल ट्रेड, 1 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक काम लिखें। देखिए, IMF ये एक बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल एम से, मॉनेटरी एफ से फंड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अमेरिका का सबसे राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, वहीं पे ये बैंक है। और यह क्या करता है, विश्व के बैंकों को विश्व के देशों को ऋण देता है, ठीक है। क्या देता है? विश्व के बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ऋण मुहैया कराता है, लोन देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक काम, तो बोल दीजिए कि यह देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है या देशों को कम कीमत पे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। बस हो गया तो क्या। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक का पूरा नाम लिखें। राइट द फुल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक है। अरे यार, ये क्या है भाई, मेरा बटन टूट गया भाई, चलो जाने दो। तो बटन को क्या बोलते हैं? अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। मालूम है बटन का हिंदी? अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक। चलिए, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये भी IMF की तरह ही है। और यह भी इसका भी मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वाशिंगटन DC अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। देखिए, जितना भी बड़ा बड़ा चीज़ है ना, या तो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा या फिर स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा का नाम सुने होंगे, स्विट्ज़रलैंड में है, या फिर अमेरिका के वाशिंगटन DC में, या फिर न्यूयॉर्क में, ठीक है। यही सब शहर में है। भारत में तो कुछ भी नहीं है, वो भारत में गरीबी है, अशिक्षा है। चलिए, तो विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? इसको हम लोग पहले बोलते थे, बाद में इसको वर्ल्ड बैंक बोलने लगे। इसको पहले बोलते थे IBRD। क्या बोलते हैं? IBRD। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले कि IBRD का फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसका नया नाम क्या है।
या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने मुख्यालय तो बता दिया सबका, वाशिंगटन डीसी। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और हिंदी नाम क्या है इसका? तो हिंदी नाम इसको मतलब बड़ा कठिन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आई नंबर, भुगतान संतुलन में घाटे से आप क्या समझते हैं? भुगतान का जो संतुलन होता है उसमें घाटा हो गया। तो घाटा कब होता है? जब हम लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, बेचते कम हैं, तब घाटा होता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि जब देश का निर्यात, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है, और आयात यानी कि जो हम खरीद रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए, तब हमारा घाटा में जाने लगता है पैसा, ठीक है। यानी कि देश का सामान, सिंपल भाषा में लिखिए कि देश का, जब हम कोई देश अधिक अन्य देशों से सामान खरीदता है और कम बेचता है तो अब इसे नुकसान होता है, ठीक है। और नहीं तो लिख दीजिए कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, ठीक है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करें। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? देखिए मैं भी सोचा यार इंटरनेशनल ट्रेड जैसी कोई कंपनी वगैरह बनाऊंगा लेकिन सोचने से क्या होता है ना, सोचना अन्य बात होता है, काम करना बहुत बड़ी बात होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देशों में आपका सामान बिक्री के लिए जाता हो, ठीक है, अपने देशों के अलावा किसी अन्य देश में आपका सामान बेचा जाता हो, तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन है। इसमें है आपका स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की संक्षिप्त व्याख्या करें, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके लिए बहुत बोलना पड़ेगा, और ये सभी आप लोग आंसर कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, और एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपके 5 मार्क्स का आएगा उसका आंसर करना है आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में। लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एकदम सुपर फास्ट गति से लिखते हैं, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह, तब आप दोनों साइड में करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड। लेकिन 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आप लोग 3 खड़ा पन्ना में दीजिएगा, 3 खड़ा पन्ना, ओके। लिखने की स्पीड बहुत कम है तो 2 खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का आधा पेज, इतना तो लिखना ही पड़ेगा बॉस। इससे कम लिखिएगा तो फिर मार्क्स कट जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को? नहीं समझ रहे हैं तो फिर कम नंबर आएगा, समझना पड़ेगा, ओके। आगे देख लेते हैं। तो हीरोगिरी जितना दिखाना है यहाँ पे दिखाइए, पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। बाहर जाके हीरोगिरी नहीं दिखाइए यहाँ का हीरोगिरी दिखाइएगा तो काम देगा आपको। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द हेक्चर, ठीक है, और ऑहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए हेक्चर और ऑहलिन ने विश्व व्यापार के ऊपर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को बताना है, ठीक है। पहले हेक्चर का बताइएगा, फिर ऑहलिन का, और पॉइंट वाइज बताइएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 करके। नेक्स्ट है हमारा, कोटा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोटा, ठीक है। और फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोटा की भूमिका को बताना है, कोटा क्या है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये 1 मार्क्स वाले में आ सकता है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है। इसका मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और हाँ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WTO को पहले हम लोग गेट के नाम से जानते थे, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम जो है 1 जनवरी 1995 में पड़ा है। इससे पहले इसको गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, GATT। इसका नाम पहले था गेट। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशुल्क के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, साथ ही आंशिक संतुलन विश्लेषण में इसके प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विनिमय दर निर्धारण के स्वर्ण मानक सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। और इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द
स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, भुगतान संतुलन क्या है। ठीक है, और भुगतान संतुलन में सबसे पहले तो भुगतान संतुलन का परिभाषा करना है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारणों एवं इसके निवारणात्मक उपायों की व्याख्या करें। दरअसल ना मुझे भूख लग गया है, 12 साढ़े 12 बज गया, खाया नहीं हूँ यार खाना वाना। ठीक है, तो मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो गया है, इसलिए मुझे लेट हो जाएगा खाना खाने का। ओके बाय। आप लोग को क्वेश्चन तो मिल गया, और जितना भी पेपर है आप लोगों का नेक्स्ट, जैसे कि माइनर पेपर हो गया, एमडीसी हो गया, एसी हो गया, सेक हो गया, सब का धीरे धीरे भाई अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा एग्ज़ाम में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर एक बार आप घर से करके जाइएगा। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में यार, और इस सभी का आंसर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा तो गूगल में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद आंसर को एक एक करके लिखिएगा। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।